हेलो एंड वेलकम दोस्तों। अगर आपको पूछा जाए कि टी20 क्रिकेट इतिहास का सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज कौन है, तो मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों का जवाब होगा लसित मलिंगा। लेकिन लसित मलिंगा क्या अक्रॉस फॉर्मेट सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं? उनकी रेड बॉल की बात होगी, क्या वहां पर सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं? क्योंकि मैं बात ये इसलिए कर रहा हूं कि इंडिया ने इस बार अपनी टी20 टीम चुनी है जिसमें गेंदबाजों को अगर आप देखेंगे तो वो फॉर्मेट स्पेसिफिक नजर नहीं आते और टी20 क्रिकेट के हिसाब से वो सूट नहीं करते हैं। एक तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि टी20 क्रिकेट में गेम की डिमांड क्या है और टेस्ट क्रिकेट में गेम की डिमांड क्या है इन फास्ट बॉलिंग अगर बात की जाए, और साथ में मैं 5 ऐसे तेज गेंदबाजों की बात करूंगा जो इंडिया के लिए फॉर्मेट स्पेसिफिक प्लेयर हो सकते हैं अगर टी20 क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग की बात की जाए। अगर आप नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। दोस्तों, अक्सर इंडिया और पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग का कंपैरिजन किया जाता है। पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग की जो करंट लॉट है जो टी20 क्रिकेट में भी खेलती है, उसको अगर आप देखें, जो गेंदबाजी अटैक है उनका, उसमें एक तो आपको नसीम शाह दिखाई देते हैं जो रेड बॉल क्रिकेट पहले खेल चुके हैं, अच्छी पेस पर गेंदबाजी करते हैं और उनके पास वो काबिलियत है गेंद को मूव कराने की अगर बात की जाए। उसके बाद आप दूसरा देखें शाहीन शाह अफरीदी, उनमें भी सेम काबिलियत है। तीसरे खिलाड़ी की बात करें तो आप कहेंगे कि जो हारिस रऊफ हैं वो और ज्यादा तेज गति से गेंदबाजी करते हैं, लेकिन इन तीनों में हारिस रऊफ जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफिक गेंदबाज हैं। आप उनको व्हाइट बॉल क्रिकेट में ज्यादा गेंदबाजी करते हुए देखते हैं और उनकी सक्सेस के पीछे वजह सिर्फ उनकी पेस नहीं है, जिस तरह से वो गेंदबाजी करते हैं, जिस तरह से वो मिक्स करते हैं, यॉर्कर्स का इस्तेमाल करते हैं, हिट द डेक गेंदबाजी जिस तरह से करते हैं, वो सारी चीजें उनको कहीं ना कहीं बेहतर गेंदबाज बनाती हैं और वो उनके लिए एक ऐसे गेंदबाज हैं जो एटलीस्ट इन व्हाइट बॉल क्रिकेट गेम की तीनों सिचुएशंस में गेंदबाजी कर सकते हैं। बट बात जब रेड बॉल क्रिकेट की आती है तो शायद उनके लिए भी वहां पर उतनी सक्सेस उनको मिलती हुई नहीं दिखाई देती। बाकी अगर नसीम शाह की बात करें तो जब तक थोड़ी बहुत हेल्प होती है विकेट से या अच्छा विकेट होता है तो वहां पर तो चीजें अच्छी जाती हैं, लेकिन जब बात आती है फ्लैट विकेट पर खेलने की तो वहां पर ये गेंदबाज भी स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। और स्पेशली डेथ गेंदबाजी की बात की जाए, उसी में शाहीन शाह अफरीदी को भी इंक्लूड कर लीजिए। अप फ्रंट तो ये सारे बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, लेकिन जब डेथ गेंदबाजी की बात आती है तो वहां पर फिर सवाल उठता है, क्योंकि आपको याद आता है कि जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ मैथ्यू वेड ने वो रन्स बनाए थे, और ये एक एग्जांपल नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूं इस एग्जांपल से, ये सारे बेहतरीन गेंदबाज हैं, बट फिर भी अगर आप इनमें देखें तो कोई आपको अक्रॉस फॉर्मेट बेस्ट फास्ट बॉलर नजर नहीं आता। क्योंकि अक्रॉस फॉर्मेट बेस्ट फास्ट बॉलर का मतलब है कि एक तो तीनों फॉर्मेट में अच्छा करने वाला गेंदबाज हो, और दूसरा कि एक टी20 क्रिकेट की अगर बात हो रही है तो टी20 क्रिकेट की तीनों सिचुएशंस में बेहतर गेंदबाजी कर सकता हो, उसमें कहीं ना कहीं पीछे जाते हैं। फिर भी आपको पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग जो है वो बेटर नजर आती है। लेकिन जब आप दुनिया की क्रिकेट देखेंगे और आप ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या दुनिया में कोई ऐसा तेज गेंदबाज भी है जो अक्रॉस फॉर्मेट बेटर हो, और टी20 क्रिकेट की तीनों सिचुएशंस में जब गेंदबाजी करने की बात आती है तो वहां पर भी बेस्ट हो, शायद आप जसप्रीत बुमराह की बात कर सकते हैं। आप उनके नंबर तीनों फॉर्मेट के उठा के देख लीजिए। बाकी टी20 क्रिकेट में आप सिचुएशन बेसिस पर उनकी गेंदबाजी देख लीजिए, नई गेंद की बात हो, मिडिल ओवर में वापस आके विकेट लेने की बात हो और डेथ ओवर की गेंदबाजी की बात हो, सो ये बड़ी यूनिक चीज है। लेकिन इंडिया ने पिछले कुछ ओकेजन्स पर उनकी इंजरी की वजह से उनको बैडली मिस किया है। ये सबसे बड़ा टीम इंडिया का ड्रॉबैक रहा है पिछले 2 आईसीसी के इवेंट्स में जो इंडिया की टीम खेली है। मैंने ये सारा रेफरेंस और कहानी आपको क्यों बताई है, क्योंकि मैंने 5वें नंबर पर जिस गेंदबाज को पिक किया है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, अगर आप देखें जो अब तक के आंकड़े हैं और जो चीजें रही हैं, उस बेसिस पर वो खिलाड़ी भी उस तरह की काबिलियत लेकर के आता है जो एक तो अक्रॉस फॉर्मेट बेहतर कर सकता है, और दूसरा टी20 क्रिकेट या लिमिटेड ओवर क्रिकेट की जो 3 सिचुएशंस होती हैं जहां पर नई गेंद को बेहतर इस्तेमाल करना, मिडिल ओवर के स्पेल में आकर के विकेट लेना और डेथ में अच्छी डेथ गेंदबाजी करना। मैं बात कर रहा हूं विद्वत कबीरप्पा की। अगर आप उनके नंबर्स देखेंगे, सिर्फ 1
साल हुआ है इस खिलाड़ी को डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते हुए, लेकिन इतना इंप्रेसिव सीजन उसका गया है कि आप टी20 क्रिकेट की बात करेंगे वहां पर टॉप विकेट टेकर, वनडे क्रिकेट की बात करेंगे वहां पर टॉप विकेट टेकर, रेड बॉल क्रिकेट की बात करेंगे वहां पर टॉप विकेट टेकर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप टी20 क्रिकेट में उनका इकोनॉमी देखने जाएंगे वो भी आपको बेटर मिलेगा। सो बड़े यूनिक काइंड ऑफ गेंदबाज है और मैं बहुत सरप्राइज था कि पंजाब की टीम ने उनको खेलने का मौका क्यों नहीं दिया। हालांकि आगे जाते हुए चीजें अभी देखनी पड़ेंगी, नीचे के लेवल पर स्टैट्स में दिखने वाली चीजों में बहुत अंतर होता है, जब आप टॉप लेवल पर जाकर के खेलते हैं तो इस चीज को मेंटेन करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, जो काम जसप्रीत बुमराह ने करके दिखाया है। उसके बाद इस कड़ी में मैंने जिस खिलाड़ी को चौथे नंबर पर पिक किया है उस खिलाड़ी का नाम है यश ठाकुर, फॉर्मेट स्पेसिफिक गेंदबाज। व्हाइट बॉल क्रिकेट में इन्होंने बहुत अच्छा किया है, विदर्भा के लिए जो भी क्रिकेट खेले बहुत इंप्रेसिव रही है। लखनऊ के लिए इन्होंने इस सीजन जो गेंदबाजी की बहुत इंप्रेसिव रही, विकेट्स निकाले। और अच्छी चीज इनकी गेंदबाजी में मैं क्या देखता हूं कि बहुत सारे गेंदबाज आते हैं जो कटर्स का इस्तेमाल करते हैं, स्लोअर वंस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी पेस बड़ी लिमिटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल हर्षल पटेल की अगर बात की जाए सो एक वक्त में उनको भागता हुआ स्पिनर कहा गया क्योंकि उनकी पेस बड़ी लिमिटेड थी और वेरिएशन दो गेंदों के बीच, जो सबसे तेज गेंद है जो सबसे धीमी गेंद है, उनके बीच में ज्यादा बड़ा अंतर देखने को नहीं मिलता। इनकी पेस में रेंज बहुत लंबी है, अगर आप देखें टॉप स्पीड देखें तो 140 प्लस तक गेंदबाजी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे वाली स्पीड देखें तो वो भी आप 105 110 की पेस तक आ सकते हैं। सो ये कहीं ना कहीं जो इतना बड़ा अंतर होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कई बार बल्लेबाजों को डिसीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो एक एस्पेक्ट है कि वेरिएशन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। दूसरी चीज की अगर बात की जाए तो इनकी गेंदबाजी में बाउंसर का इस्तेमाल भी बहुत जबरदस्त करते हैं। चूंकि इनके पास पेस है ना तो कई बार बल्लेबाज एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि स्लो आएगी, और वैसे में अगर आप 140 की पेस पर बाउंसर एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो बहुत बार आप बल्लेबाज को सरप्राइज करके जाते हैं। सो टी20 क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीजें एक गेंदबाज को चाहिए होती हैं, या लिमिटेड ओवर क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीजें एक गेंदबाज को चाहिए होती हैं वो सारी चीजें हैं, इंक्लूडिंग नई गेंद की गेंदबाजी भी, क्योंकि रेड बॉल क्रिकेट में भी बाय द टाइम डेवलप हो रहे हैं और जिस तरह से नई गेंद की गेंदबाजी इनकी और बेहतर हो रही है। सो बहुत इंपॉर्टेंट गेंदबाज आगे आने वाले टाइम में इंडिया के लिए एटलीस्ट इन लिमिटेड ओवर क्रिकेट तो फॉर श्योर हो सकते हैं, लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम में जरूर देखना पड़ेगा कि अपने आप को कैसे डेवलप करेंगे। उसके बाद दोस्तों नंबर 3 पर मैंने जिस खिलाड़ी को पिक किया है उसका नाम है कार्तिक त्यागी। और कार्तिक त्यागी का नाम जब भी आता है मुझे वो अंडर-19 वर्ल्ड कप याद आता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी गेंदबाजी, 6 विकेट वो लहराती हुई उनकी जुल्फों के साथ स्विंग होती हुई जो गेंदें उन्होंने डाली थी, उस वक्त देख करके लगा कि 18 साल का लड़का 140 की पेस पर गेंदबाजी कर रहा है और डेल स्टेन जैसी उसकी गेंद स्विंग हो रही थी, तो लगा कि रेड बॉल क्रिकेट में तो जाके बहुत अच्छा करेगा। लेकिन इस खिलाड़ी ने अपने आप को टी20 क्रिकेट में जिस तरह से प्रूव किया, आईपीएल में जो कुछ ऑड ओकेजन्स रही उसमें आप देखेंगे कि 8 रन का ओवर डिफेंड करना हो, डेथ की बाकी गेंदबाजी करना हो, शुरू में भी कुछ मौके उनको मिले, हालांकि शायद बहुत अच्छा या एक्सेप्शनल चीजें नहीं कर पाए, बट ग्लिम्पसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे उन्होंने बहुत अच्छा किया। और इंपॉर्टेंट चीज कि एक गेंदबाज में जो आप पेस देखना चाहते हैं, जो पेस वो 140 से 150 तक लेके गए, ये अपने आप में बहुत कमाल की चीज रही है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा झोल है, इन सब के बीच कार्तिक त्यागी कहीं ना कहीं खो गए। उनके पास वो काबिलियत पूरी है, आज भी है कि वो रेड बॉल क्रिकेट भी खेल सकते हैं और लिमिटेड ओवर क्रिकेट भी खेल सकते हैं, क्योंकि उनकी गेंदबाजी में एक जो बेसिक स्किल होती है, स्किल सेट होता है गेंद को मूव कराने का और अच्छी गति से गेंद को मूव कराने का, वो तो बचपन से है। आप कह सकते हैं कि 18 साल की उम्र से था तो शायद वो उनके पास अभी भी है। लेकिन जो चीज उन्होंने बाय द टाइम डेवलप कर ली है, यॉर्कर्स को बेहतर करना, बाउंसर्स का बेटर इस्तेमाल करना, साथ में पेस का वेरिएशन ऐड कर लिया और उस पेस को वो 150 तक लेके गए। सो काबिलियत के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन जो ये डिस्ट्रैक्शन रहा है, शायद उनका फोकस जो आईपीएल की वजह से शिफ्ट हुआ कि उनको शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द गेम खेलना है, उसमें कहीं ना कहीं मुझे खोते हुए दिखाई दिए हैं। और शायद यही वजह रही है कि आप देखेंगे कि इस साल के सीजन में उनको ना ज्यादा मौका मिला, ना उनसे बेहतर गेंदबाजी हुई, ऊपर से आपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेला नहीं। सो जब इतना बेहतर गेंदबाज और इतना टैलेंटेड खिलाड़ी खोता है तो दुख तो जरूर होता है। भले इस सब प्रोसेस में 3 साल का वक्त चला गया हो, लेकिन कभी भी देर नहीं होती, क्योंकि अभी भी बहुत यंग खिलाड़ी हैं। अगर कार्तिक त्यागी की बात की जाए तो वो स्कोप पूरा है,
अगर सही रास्ते पर सही डायरेक्शन में आगे जाएंगे और वो निस कहीं ना कहीं पा लेंगे कि उनको अल्टीमेटली करना क्या है और किस तरह से अपने गेम को अप्रोच करना है, तो उसके लिए अपने गेम की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। पहले खुद की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो गोपाल दास नीरज जी का एक शेर है, जिंदगी भर तो हुई गैरों से गुफ्तगू मगर आज तक हमसे हमारी ना मुलाकात हुई। सो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि कार्तिक त्यागी को वो चीज फाइंड आउट करना, अपनी गेंदबाजी को अंडरस्टैंड करना और उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना, वो चीज उनके लिए लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ये डिसाइड करेगी कि कार्तिक त्यागी आने वाले टाइम में इंडिया के लिए खेलेंगे या नहीं खेलेंगे या कितना खेल पाएंगे। ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करेगी कि वो अपनी क्रिकेट को कैसे अप्रोच करेंगे। उसके बाद दोस्तों नंबर 2 पर मैंने जिस खिलाड़ी को पिक किया है उसका नाम है आकाश मडबाल। इनकी गेंदबाजी आपने देखी है और बड़े फॉर्मेट स्पेसिफिक गेंदबाज हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको इनको हर फॉर्मेट में इनके बारे में बात करनी चाहिए, बट स्पेसिफिकली अगर T20 क्रिकेट की बात आएगी तो एक तो बड़े मिच्योर्ड हैं। आप कह सकते हैं कि एक रेडीमेड प्लेयर आप ऐसा है जिसको खिला सकते हैं अभी अगर T20 क्रिकेट में आपको खिलाना है। इसमें आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। द ओनली थिंग इज जो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाने के बाद थोड़ा सा होता है, बटरफ्लाइज होती हैं और कुछ एक आधा मैच जो उस माहौल में सेटल डाउन होने में लगते हैं, शायद उतना ही उनको लगेगा। बहुत ज्यादा उनको एक्सपोजर की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी तैयार हैं। जो इस IPL में उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई थी और T20 क्रिकेट के हिसाब से जो आप चाहते हैं कि गेम की तीनों सिचुएशंस में बेहतर गेंदबाजी कर सके, वो उनके पास काबिलियत है। चाहे स्लो विकेट हो, चाहे तेज विकेट हो, चाहे अच्छा बैटिंग विकेट हो, हर जगह वो बेहतर गेंदबाजी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नंबर 1 पर मैंने जिस खिलाड़ी को पिक किया है उसका नाम है मोहसिन खान। वजह साफ है, आपको फॉर्मेट स्पेसिफिक गेंदबाज की तरह इनको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सोचें कि ये रेड बॉल क्रिकेट आपके लिए खेल सकते हैं, वनडे क्रिकेट खेल सकते हैं, मुझे नहीं लगता नहीं खेल सकते। क्योंकि अगर खेलनी होती तो आप डोमेस्टिक में भी खेले होते और आपका उसके पीछे का कोई रिकॉर्ड होता, कोई इतिहास होता, जो कि नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक फर्स्ट क्लास गेम अभी तक इन्होंने खेला है। लेकिन फॉर्मेट स्पेसिफिक गेंदबाजी की बात की जाए और T20 क्रिकेट की गेंदबाजी की बात की जाए तो उसमें मैं इनको पूरे नंबर दूंगा, क्योंकि इनके पास वो सारी काबिलियत है जो आप इनको T20 क्रिकेट में आप खेलते हुए देखना चाहते हैं। नई गेंद बहुत जबरदस्त स्विंग कराते हैं, इनके हाथ से जिस तरह की गेंद निकलती है बहुत जबरदस्त गेंदबाज हैं। उसके बाद डेथ गेंदबाजी में मिक्स जिस तरह से करते हैं वो भी आपने देखा है कि चाहे बाउंसर का मिक्स करना हो, चाहे वो स्लोअर वंस का इस्तेमाल करना हो, वो सारी चीजें आपने इनसे देखी है। मिडिल ओवर्स में भी आके हमेशा एक विकेट टेकर की तरह इन्होंने गेंदबाजी की है। और इंपॉर्टेंट चीज जो पेस है वो भी बहुत जबरदस्त रही है। वीडियो के शुरू में मैंने एक बात कही थी शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह के बारे में, जब फ्लैट विकेट पर गेंदबाजी करने की बात आती है तो शायद वो दोनों उतने सक्सेसफुल नहीं होते, और डेथ गेंदबाजी की बात जब आती है तो वहां पर भी एक सवाल रहता है। मैंने 2-3 एग्जांपल दिए, जैसे जसप्रीत बुमराह का एग्जांपल था, कबीरप्पा को तो जरूर अभी आप कहेंगे कि वो परफॉर्मेंस के बेसिस पर उतना एक्सपोजर उनको मिला नहीं है, बट अगर मोहसिन खान की बात की जाए तो स्पेसिफिकली इन T20 क्रिकेट वो किसी भी तरह के विकेट पर गेंदबाजी करने में सक्षम है। चाहे स्लो विकेट पर अगर आप उनको गेंदबाजी कराएंगे तो वहां भी उनके पास वो वेरिएशंस हैं कि स्लो विकेट पर कैसे गेंदबाजी करनी है। अच्छे पेस वाले विकेट पर करवाएंगे तो उनके पास 145 के आसपास की पेस है, जहां गेंद स्विंग हो रही होगी वहां पर वो स्विंग करा सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ से गेंद बहुत अच्छी निकलती है। सीम कराने की बात आएगी तो वो भी करा सकते हैं, और फ्लैट विकेट पर जब गेंदबाजी करने की बात आएगी तो वहां पर बड़ी स्पेसिफिक चीजें होती हैं कि आप वेरिएशन, सटल वेरिएशन और सामने वाले बल्लेबाज का दिमाग कितना बेहतर रीड करते हैं, उसके फीट को कितना बेहतर आप फॉलो करते हैं और कितना बेहतर आप प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक गेंदबाज को कंप्लीट पैकेज बनाती हैं। सो कहीं ना कहीं उन सारी काबिलियत को देखें तो मोहसिन खान के अंदर T20 क्रिकेट के लिए तो फॉर श्योर वो काबिलियत है। रेड बॉल क्रिकेट में इसलिए मना कर रहा हूं क्योंकि फिटनेस एक बहुत बड़ा इशू उनके लिए रही है। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट एक फॉर्मेट पर ही अगर फोकस करें तब भी इंडिया खेल सकते हैं और इंडिया के लिए अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी 5 पिक और कंपैरिजन बिटवीन द रेड बॉल एंड T20 क्रिकेट और वनडे क्रिकेट जो आपको हमने बताया। आपको ये वीडियो और डिस्कशन पसंद आया है तो आप लाइक जरूर करिए, और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।